हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हल सहित आपके सामने है। 24 जनवरी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर का प्रारूप है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एमपी टेट में भी इस तरह से ही आते हैं, सीटेट का है, लेकिन एमपी टेट और सीटेट का जो सिलेबस है वो समथिंग एक जैसा ही रहता है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। आई होप सो आप हमारी और वीडियोस को भी वॉच कर चुके होंगे और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। आगे भी हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें और मेहनत करते रहें, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपका जो एमपी टेट एग्ज़ाम है वो जल्दी ही क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसमें गद्यांश दिया गया है, देख लेते हैं एक नज़र। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बड़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। मतलब हम इसका सारांश समझ लेते हैं। पूरा आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं, डीपली नहीं पढ़ना है, एक नज़र देखना है बस, कि यदि हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम दूसरों से सिंपैथी चाहते हैं, सहानुभूति चाहते हैं कि लोग हम पर दया करें, हमारी मदद करें। तो मुश्किलों का रोना रोते हैं, मतलब कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि अगर समस्या आई है तो उसका समाधान भी हम ही को खोजना है। तो इससे रिलेटेड ये जो पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बड़ा चढ़ाकर करते हैं, ये आप समझ गए होंगे, अभी पढ़ा है हमने। स्वयं की सफलताओं की, स्वयं की समस्याओं की, स्वयं के परिवार की, आत्म प्रशंसा की। तो गद्यांश के अनुसार देखा जाए तो हम किसकी चर्चा बड़ा चढ़ाकर करते हैं, तो दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बड़ा चढ़ाकर करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि स्वयं की समस्याओं की चर्चा हम बड़ा चढ़ाकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने से, स्थितियों का ठीक से आकलन करने से, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने से, या फिर स्थितियों को ठीक से तुलना करने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, स्थितियों का ठीक से आकलन यदि हम करेंगे, परिस्थिति जैसी होगी उसके अनुसार यदि हम सोचेंगे, ढल जाएंगे, तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है? सहानुभूति और साहस, सहानुभूति और दया, दया और साहस, या दया और विश्लेषण। तो समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति और दया से बचें, क्योंकि यदि हमें किसी की सिंपैथी मिलती रही और लोगों ने हम पर दया करते रहे तो हम अपने आप पर कभी निर्भर नहीं हो पाएंगे, सेल्फ डिपेंड कभी नहीं बन पाएंगे, और अपनी समस्याओं को हमेशा दूसरों के लिए ही छोड़ेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी मदद कर दे। हम कभी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएंगे, हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समस्या का हल किस में होता है? उनकी बयानबाजी में, उनकी चिंता करने में, उसके विकल्प तलाशने में, या उसके मूल कारण में। तो किसी भी समस्या का हल किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी, उसके मूल कारण में। कारण में ही समस्या का हल छिपा होता है, कि समस्या ज़रूरी नहीं कि कोई भी समस्या बिना किसी कारण के आ जाए। कोई भी समस्या कभी बिना किसी कारण के नहीं होती, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, और उस कारण में ही उस समस्या का हल छिपा होता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक बार हमें स्वयं के ब्लैंक समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। अनेक बार हमें स्वयं के ब्लैंक समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। मित्र, कार्य, परिवार, या विश्लेषण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्य। गद्यांश के अनुसार हम अनेक बार हमारे स्वयं के कार्य समस्याओं को ही उत्पन्न कर देते हैं। मतलब कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि कभी कभी बहुत बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या आने पर क्या करना चाहिए? उसके बारे में सोचना चाहिए, स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, दूसरों से सहानुभूति बटोरनी चाहिए, या फिर उसके सामने हथियार डाल देने चाहिए। तो नीचे के दो ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो समस्या आने पर क्या करनी चाहिए? ऑप्शन ए, बी में से देख लीजिए। अब स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, कि मतलब उनको छोटा करके देखना चाहिए, क्या हुआ, इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संधि विच्छेद है। मूल्य प्लस अंकन,
मूल्य प्लस अंकन, मूल्य का अंकन, सॉरी मूल्य प्लस अंकन या मूल्य प्लस कन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मूल्य प्लस मूल्यांकन का संधि विच्छेद होगा मूल्य प्लस अंकन, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि या जो है लास्ट वाला अक्षर उसमें भी आ छिपा है और छोटा जो आ है अंकन उसमें भी आ छिपा है। तो जब दो छोटे आ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, बड़े आ का, क्योंकि या में जो लास्ट वाला जिसका जो स्टार्टिंग वाला आ है अंकन का वो या में बड़े आ का डंडा बनकर लगा है, मतलब मात्रा बनकर लगी है। तो वो क्या हो गया, आ और आ जब मिलते हैं तो बड़ा आ बनता है। तो मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन हो जाएगा। तो मूल्यांकन दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत का समानार्थी शब्द है पीड़ा, कष्ट, विपदा या धोखा। तो मुसीबत मतलब विपदा, मुसीबत प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो मुसीबत मतलब होता है विपदा, पीड़ा मतलब कष्ट होता है और धोखा मतलब छल कपट। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, मतलब जिसके अनेक अर्थ हों, दया, हल, मुसीबत, प्रक्रिया। तो किसके अनेक अर्थ होंगे, ऑप्शन नंबर बी दिए गए विकल्पों में हल जो है शब्द के अनेकार्थी हैं। इसके अन्य प्रकार अर्थ इस प्रकार होंगे, देख लेते हैं। हल का मतलब होता है समाधान, सरलता, जवाब, और इंग्लिश में अगर कहें तो सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये शब्द अनेकार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन तक हमारे काव्यांश गद्यांश के क्वेश्चन थे। अब हमारे काव्यांश के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कविता से जो पैसेज है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। काव्यांश है, भोर हुई पेड़ों की बीना बोलने लगी, पात पात हिले, पात पात मतलब पत्ते पत्ते हिले, डाल डाल डोलने लगी, कहीं दूर किरणों के तार झनझना उठे, सपनों के स्वर डूबे धरती के गान में, लाखों ही लाखों दिए तारों के खो गए, पूरब के अंधेरों की हल्की मुस्कान में। सो क्वेश्चन नंबर 10 है इससे रिलेटेड। कविता का जो है मुख्य स्वर है, रात है, सुबह है, शाम है या प्रकृति है। तो क्या है कविता का मुख्य स्वर, ऑप्शन नंबर बी सुबह, मतलब भोर की बात हो रही है, ठीक है ना, सुबह होने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता का मुख्य स्वर है, पेड़ हिलने लगते हैं, सूरज की किरणें फैल जाती हैं, पूरब में लालिमा छाने लगती है या दिए जगमगाने लगते हैं। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो मुख्य स्वर है कविता का ऑप्शन नंबर डी, दिए जगमगाने लगते हैं। ऑप्शन 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, कविता में सपनों की बात क्यों कही गई है। भोर से पहले रात को स्वप्न देखना, भोर यानी सुबह, भोर से पहले रात को सपनों का सच होना, सपनों में धरती के गीत गाना या सपनों में धीमे स्वर में गुनगुनाना। तो कविता में सपनों की बात क्यों की गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भोर से पहले रात को ही स्वप्न देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर होने का संकेत मिलता है, भोर यानी सुबह, होने का संकेत किससे मिलता है, तारों की झनकार से, तारों के खो जाने से, तारों के जगमगाने से या तारों की संख्या में बढ़ने से। तो आप राइट आंसर समझ गए होंगे कि तारों के खो जाने से, जब तारे खो जाएं सुबह की गर्त में तो भोर होने का संकेत मिलता है, सुबह होने का संकेत मिलता है, क्योंकि दिन में तो तारे दिखाई नहीं देते, तारे तो रात में ही नजर आते हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तारक, तारिका, उडू या तमस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तमस। तमस तारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि तारिका, तारक, उडू शब्द तारा के पर्यायवाची हैं। तमस के पर्यायवाची शब्द है तम, तम यानी अंधकार, अंधेरा, अंधकार या अंधेरा है, तमस यानी अंधेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, धरती, दिए, पेड़ या लाख। तो समूह से कौन सा अलग है शब्द, ऑप्शन नंबर डी, लाख जो है वो अलग चीज़ है, धरती, दिए, पेड़ ये सब एक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विचार पर प्राधान्य यानी आधिपत्य है या अधिकार है, ये किसके द्वारा समर्थित है, बेंजामिन वॉर्फ, पियाजे, वाइगॉट्स्की या स्किनर, किसका कथन है ये। तो भाषा का विचार पर प्राधान्य, भाषा का विचार पर अधिकार है, ये किसके द्वारा समर्थित है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का विचार पर प्राधान्य है यानी आधिपत्य अधिकार है, ये बेंजामिन वॉर्फ द्वारा समर्थित है, उनके द्वारा लिखा गया कथन है। नेक्स्ट है, क्रेशन के सिद्धांत
1+1 का तात्पर्य है, क्रेशन का जो सिद्धांत है ये 1+1 क्या है, इसका तात्पर्य है किससे? शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम हो कि वे अपने मजबूत पक्ष तथा कमजोर पक्ष की पहचान कर सकें, मतलब वो इतने ज़्यादा दक्ष हो जाएं। भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थियों को दूसरे व्यक्तियों से मिलने के मौके मिले हों या मौके हों। सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए, या फिर कक्षा कार्य का अभ्यास घर में करवाया जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कि समग्र जो सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की दक्षता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। क्रेशन का सिद्धांत यही कहलाता है कि सामग्री का जो स्तर है वो शिक्षार्थियों की क्षमता, मतलब उनकी जितनी कैपेसिटी है, वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है, मतलब कम्युनिकेशंस पूरी तरह ठीक से नहीं हो पाता। यह रूबरिक किस बात का आकलन करेगा? उच्चारण का, व्याकरण, प्रवाह या शब्द भंडार? तो प्रोनाउंसिएशन वाली बात है तो किसकी बात हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह। फ्लुएंसी नहीं आ रही है उसको बोलने में या बात करने में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा एक की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। कक्षा एक की जो अध्यापिका है उसने कक्षा में मौजूद जो वस्तुएं उन पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं, मतलब जो वो घर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, ऐसी भाषा में कहानियाँ और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका जो है वो क्या करना चाहती है? बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है, मुद्रित यानी लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है, अपनी कक्षा को सजाना चाहती है, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना चाहती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, के मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है, जो मतलब जिससे बच्चे कुछ सीखे। प्रश्न अनुसार अगर अध्यापिका का उद्देश्य है कि कक्षा में मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश बनाना चाहती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल, रीडिंग स्किल्स का आकलन करती है, इवैल्यूएशन करना चाहती है। तो कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं होगी? कौन सी एक्टिविटी उसके लिए सही नहीं होगी? बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, जो पढ़ी हो उन्हें उसके अर्थ बताएं, तब वो वाचन कर पाएंगे ठीक से। अपने प्रिय भोज्य पदार्थ का नाम बताने के लिए कहना, या बच्चों को अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय देने के लिए कहना, या दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो वाचन कौशल का आकलन कैसे करेंगे? कौन सी गतिविधि इसमें उपयुक्त नहीं है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों को जो पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, क्योंकि वाचन सामग्री में अर्थ बताने का कोई मतलब नहीं होता, उसमें केवल धारा प्रवाह, बोलना, पढ़ना, यही चीज़ देखी जाती है, फ्लुएंसी देखी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? श्रवण और पठन उत्पादन कौशल, श्रवण और वाचन ग्राह्य कौशल है, श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्राह्य कौशल है, श्रवण ग्राह्य है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। सो राइट आंसर भाषा कौशलों के संबंध में ऑप्शन नंबर डी सही है, कि श्रवण ग्राह्य है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। वाचन का उत्पादन किया जाता है, वो प्रोडक्शन स्किल है। श्रवण ग्राह्य जबकि वाचन उत्पादक कौशल है, ये कथन भाषा कौशल के संबंध में सही है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है, कोई एक्टिविटी करवाती है भाषा की कक्षा में, लैंग्वेज, जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्यवस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? रनिंग टेक्स्ट, रनिंग श्रुतलेख, डम्ब शिराज या जिग्सा डिक्टेशन? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रनिंग श्रुतलेख कहा जाएगा, कि वो रनिंग भी कर रहे हैं, दौड़कर जा रहे हैं, और श्रुतलेख मतलब अच्छा लिख भी रहे हैं। सो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है। एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है कहलाएगा डिस्प्रैक्सिया, डिस्फ्रेजिया, डिसर्थिया,
या फिर डिस्कैल्कुलिया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसअर्थिया, मतलब एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य है जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है। डिसअर्थिया एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य है जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वय को प्रभावित करता है, उसको क्या कहेंगे? डिसअर्थिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण, NIPUN, ये हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है। द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है? पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्या बोध पर, पठन और लेखन पर, या पठन, लेखन और अंक गणित पर, या समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निपुण। द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सक्षमता प्रश्न, निपुणता परीक्षण, सक्षमता परीक्षण, निपुणता परीक्षण, या फिर उत्पादक परीक्षण। तो कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निपुणता परीक्षण। भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसे उसे बाद में इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए। परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट करने की तकनीक जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वे शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह, ऑप्शन है, श्रुत लेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, या प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर लिख सके। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे विद्यार्थी की इस बात का आकलन करे, इवैल्यूएशन करे कि वह युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान यानी सेट को साझा करता है तथा कहलाता है। तो लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान यानी सेट को साझा करता है तथा कहलाता है। भाषा रजिस्टर यानी भाषा प्रयुक्ति, वाक समुदाय, बोली समुदाय, या वाक रजिस्टर यानी प्रयुक्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाक समुदाय। तो भाषा संबंधी है तो वाक से संबंधित होगा, भाषा से संबंधित होगा, बोलने से संबंधित होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? ऑप्शन ए, पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का श्रुतलेख करवाना, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ कंठस्थ करके लिखने के लिए कहना, किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा कार्य देना चाहिए, कौन सा लेखन कार्य? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांश निकालने के लिए कहना, समरी निकालने के लिए कहना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से या दृष्टि तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य सी जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए दृष्टि तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? बारीकी से पठन, तीव्र पठन, सरसरी तौर पर पठन, या अर्थपूर्ण पठन? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरसरी तौर पर पठन कहलाएगा। केवल हम जानकारी हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए सरसरी तौर पर पठन किया है। नेक्स्ट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है? लेखन पूर्व मतलब लिखने से पहले की युक्ति है प्रक्रिया लेखन के दौरान। मानस चित्रण है, समीक्षा करना है, संपादन है या पुनरावृत्ति है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मानस चित्रण है। मानस पटल पर जो चित्रण किया गया है वही अच्छा लेखन पूर्व की युक्ति है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you again with the next video. Thank you so much once again.